देखिए, जब बात कश्मीर की होती है, तो हम लोगों के इमोशंस काफ़ी हाई हो जाते हैं। हमें बचपन से ही यही बात बताई जाती है कि दूध माँगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर माँगोगे तो चीर देंगे। इसका मतलब है कश्मीर हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, जितना हमारे लिए दूसरे अन्य राज्य और कश्मीर का हमारे लिए ज़रूरी होना इसलिए भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक साइड से तो ये पाकिस्तान से घिरा हुआ है, साथ में दूसरी साइड से ये चाइना से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कश्मीर हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में हमेशा माना जाएगा। तो बात ये आ रही है कि कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ और साथ में भारत जो अलग-अलग टुकड़ों में बँटा हुआ था। हम लोग कह सकते हैं कि उस समय पे 565 रियासतें हुआ करती थी। उसमें से 3 रियासतें ऐसी थी जिनका विलय हो पाना थोड़ा मुश्किल उस समय पे साबित हो रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं कि 565 रियासतों में से तो 535 रियासतें जो थी वो भारत के अंदर एक जुड़ गई थी और जो करीबन हम लोग देख सकते हैं 30 रियासतें करीबन ऐसी थी जो पाकिस्तान से जुड़ चुकी थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जब भारत और पाकिस्तान मतलब कह सकते हैं कि भारत के हम लोग कह सकते हैं टुकड़ा हो रहा था, पाकिस्तान के रूप में जब एक देश बन रहा था, तो उस समय पे 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में कह सकते हैं हम लोग उस समय पे जुड़ना नहीं चाहती थी। अब 18 जुलाई 1947 के टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया। उसके तहत ये बोल दिया गया था कि जो रियासतें हैं, या तो वो भारत से जुड़ सकती है या फिर वो पाकिस्तान से जुड़ सकती है या वो स्वतंत्र रह सकती है। वैसे तो ये चीज़ अपने आप में बहुत मुश्किल होती है उनका स्वतंत्र रहना, क्योंकि जब बात किसी देश की होती है, तो तरह-तरह के हथकंडे हम लोग कह सकते हैं अपनाए जाते हैं उसको अपने देश के अंदर शामिल करने के लिए। तो उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सभी रियासतें को एक प्यार से भी करा गया था, मतलब एक हाथ में तो हम लोग कह सकते हैं कि गाजर रखी गई थी और एक हाथ में डंडा रखा गया था। इसी तरीके से इन रियासतों को देश के अंदर जोड़ा गया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लान बाल्कन। अब क्या आ रहा है कि उस समय वायसराय जो थे वो माउंटबेटन थे। अब यहाँ पे बात आ रही थी कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनना थे, मगर उस समय पर जो लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनका इरादा या विचार कुछ अलग ही था। वो ये चाह रहे थे कि 10 से 12 देश बन जाए। मतलब आप कह सकते हैं कि एक मध्य प्रदेश अलग देश हो जाता, एक उत्तर प्रदेश अलग देश हो जाता। इस तरह की विचारधारा इस व्यक्ति के दिमाग के अंदर उस समय पे चल चल रही थी। मगर इस चीज़ से वीपी मेनन जो हमारे सलाहकार थे या हम कह सकते हैं कि विदेश मामलों के जानकार थे, उनके द्वारा डायरेक्टली ये बोला गया था कि ये बिल्कुल गलत है और साथ में नेहरू जी को इस बात से पूरा का पूरा शौक लगा था कि भारत के 10 से 12 टुकड़े होंगे। तो इसके बाद में वीपी मेनन जो हमारे सलाहकार थे, उनने एक सुझाव दिया कि आप एक काम करिए, भारत और पाकिस्तान सिर्फ 2 राज्य 2 देश है, उनको बनाने दीजिए। बाकी जो भी देशी रियासतें होगी, उनकी इच्छा होगी तो भारत में जुड़ सकते हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर जुड़ सकते हैं। तो ये जो बात थी, वो कहीं न कहीं देखा जाए माउंटबेटन को पसंद आई थी और साथ में नेहरू जी को भी पसंद आई थी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यहाँ पर साइन कराया गया था, मतलब जो भी देशी रियासतें थी, जो भारत में जुड़ना चाहती थी, उनसे इस विलय पत्र के ऊपर साइन कराया गया था। ये विलय पत्र जो था, वो सभी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोविंसेस के लिए, देशी रियासतों के लिए एक जैसा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसके बाद में क्या हुआ था कि 562 रियासतें तो भारत और पाकिस्तान के अंदर जुड़ चुकी थी। मतलब 535 करीबन रियासतें जो थी, वो भारत में जुड़ चुकी थी। अब यहाँ पर जो 3 रियासतें ऐसी थी, जो जुड़ना नहीं चाह रही थी। यहाँ पे 3 रियासतें आ रही है, हैदराबाद, उसके बाद में आ रही कश्मीर और एक आ रही जूनागढ़। अब ये 3 रियासतें किस तरीके से थी, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी यहाँ पर, जो कश्मीर से होते हुए गुजरात तक जाती है और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश कि इधर की साइड भी रेड क्लिफ लाइन ये थी कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, उसको अलग-अलग करने के लिए रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, जब बात आ रही है जूनागढ़ की, साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े-बड़े जो देशी रियासतें थी, जहाँ पे राजपूताना दिख रही है, राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत दिख रहा है, पूर्वी भारत, ये सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, हैदराबाद, मैसूर, यहाँ पर बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये सब अलग-अलग रियासतें थी। उस समय पे हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो उस समय सिर्फ़ अंग्रेज ही जा रहे थे। फ्रांसीसी और साथ में पुर्तगाली तो उस समय पे नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि गोवा को 1961 में आज़ादी मिली और पुडुचेरी को 1954 में आज़ादी मिली। साथ में हम लोग कह सकते हैं कि जो आपको ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य दिख रहे हैं, सिक्किम, मणिपुर, ये जो राज्य आप लोगों को दिख रहे हैं, ये बाद में 1947 के बाद में जुड़े हैं भारत के अंदर। अब हम लोग ये यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब ये तीनों राज्यों मतलब तीनों देशी रियासतों को भारत के अंदर नहीं जुड़ना था, तो हम लोगों ने किस
कारण किस तरीके से इसको जोड़ा था। अब सरदार पटेल जी जो हमारे उस समय पे हम लोग कह सकते हैं कि गृह मंत्री के रूप में थे, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाई गई थी, साथ में वीपी मेनन। अब क्या हुआ था, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जूनागढ़ की बात कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ के 3 राजा जूनागढ़ के थे, महाबत खान जी, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, और साथ में आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर नवाब हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खां। हम लोग कश्मीर इशू पर आने से पहले हम लोग ये चाहते हैं कि इन दोनों जो रियासतें थी वो कैसे भारत के अंदर जुड़ी थी, उसकी भी हम लोग इस समय पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो जूनागढ़ रियासत जो दिख रही है। अब क्या हो रहा था कि जूनागढ़ का जो राजा था, वो तो हम लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम था, मगर जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, जो जूनागढ़ की जो जनता थी, वो थी हिंदू। क्या हुआ कि हिंदू, सीधी-सी बात है। अब क्या हुआ था कि ये जो जूनागढ़ का जो राजा था, वो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाह रहा था, तो उसने बोल दिया कि मैं पाकिस्तान से मिलना चाहता हूँ। इसके कारण वहाँ की जनता ने, जूनागढ़ की जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद में जो जूनागढ़ का जो राजा है, वो पाकिस्तान में भाग के चला गया। उसके बाद में जूनागढ़ में क्या हुआ, जनमत संग्रह यहाँ पे करवाया गया। उसके बाद में करीबन 99% लोगों ने भारत में जुड़ने का फैसला किया। इस तरीके से जूनागढ़ भारत में जुड़ गया। अब बात आ रही है हैदराबाद की। अब हैदराबाद जो रियासत थी, उस समय पे दुनिया के सबसे अमीर रियासतों में से एक थी, जो मीर उस्मान खान थे। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में भी इसका पार्ट दिख रहा है, साथ में आप लोगों को यहाँ पर कर्नाटक में भी दिख रहा है, थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है। मतलब हैदराबाद एक बहुत बड़ी वेल्दी रियासत थी। अब ये आ रही थी कि जो हैदराबाद का नवाब था, वो ना तो भारत में जुड़ना चाह रहा था, न ही पाकिस्तान में जुड़ना चाह रहा था। वो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्र रहना चाह रहा था। वो तो कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं कि उसकी चाल थी। क्या हुआ था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर यहाँ पे बात आ रही थी, विलय पत्र के ऊपर उन्होंने मना कर दिया था उस समय पे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को लेकर पाकिस्तान का ये था कि हम लोग तो पूरा का पूरा हैदराबाद ही चाहते हैं। तो यहाँ के जो नवाब थे उन्होंने इसको मना कर दिया था। उसके बाद में क्या हुआ था कि भारत ने हैदराबाद, अब हैदराबाद उस समय पे क्या हो रहा था, हमारा जो मेन कंसर्न था वो था कश्मीर को लेकर। तो हम लोग हैदराबाद में अपना इतना ध्यान भी नहीं लगा रहे थे। 1948 के टाइम पे हम लोगों ने क्या कर दिया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर दिया था। इसका मतलब है जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, कि ताकि हमको भी थोड़ी तैयारी करने का मौका मिल जाए। और हैदराबाद के नवाब ने भी इसलिए वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर साइन करा था कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उससे हम लोग हमारा समर्थन प्राप्त कर ले, और साथ में आगे आने वाले समय में हम लोग भारत के खिलाफ विद्रोह करके अपने खुद को एक जीत हासिल कर लें। बात यहाँ पर आ रही है कि हैदराबाद का और जूनागढ़ का, ये दोनों ऐसी जगह पे आ रहे थे जो भारत के अंदर आ रहे थे। आप लोगों को साफ-साफ दिख रहे हैं कि यहाँ पे हैदराबाद दिख रहा और यहाँ पे जूनागढ़ दिख रहा। अगर मान लो ये स्वतंत्र भी ले लेते या फिर पाकिस्तान से मिल भी जाते, तो सीधी-सी बात है कुछ समय बाद जब बांग्लादेश का बँटवारा हुआ था, तो इनका भी कहीं न कहीं बँटवारा हो जाता। मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान से मिला, इस मतलब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से। इसका मतलब है कि इनका भी स्वतंत्र रहना या फिर पाकिस्तान में रह पाना इतना आसान नहीं था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हैदराबाद के अंदर विद्रोह की आग उठने लगी कि हमको एक आज़ादी चाहिए। इसी आज़ादी के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि भारत सरकार यहाँ पे विद्रोह उठने लग गए, और मीर कासिम जो है, कासिम अली जो है, उनके द्वारा एक तरह से विद्रोह को एक प्रबल रूप दे दिया गया था। उसके बाद में आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, जूनागढ़ तो क्या हुआ था, एक्सिड हो चुका था भारत के अंदर, पाकिस्तान। हम लोग इसको आगे देखते हैं कि जूनागढ़ किस तरह से एक्सिड हुआ था। आप लोग यहाँ पर देखिए कि दिल्ली हैदराबाद के बीच में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो था 1947 के टाइम पे लाया गया था। इसके बाद में क्या हुआ था कि भारत ने ऑपरेशन पोलो करा था। ऑपरेशन पोलो करके 13 तारीख को ये ऑपरेशन चला था। हैदराबाद की सीमा तक आप लोग देख सकते हैं 17 तारीख तक, मतलब 5 दिन के अंदर ही हैदराबाद को जीत लिया गया था और उसको भारत के अंदर मिला लिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जूनागढ़ का एक तरह से एसेशन हुआ था, जूनागढ़ के जो राजा थे, उनके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि पहले पाकिस्तान से मिल लिए थे ये उस समय पे। यहाँ पे देख लीजिए, पाकिस्तान से ये अगस्त 1947 में इन्होंने बोल दिया था कि हम पाकिस्तान का पार्ट रहेंगे, मगर इसके बाद में भारत जब प्लेबिसाइड कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, तो ये भारत के अंदर 9 नवंबर 1947 के टाइम पे जुड़ चुके थे। अब बात सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ रही है जम्मू कश्मीर की। देखिए, अब जम्मू कश्मीर का हम लोग इतिहास को सबसे पहले जानने की यहाँ पर बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर उनका इतिहास इस तरह से आ जाएगा कि 1846 के टाइम की बात है। 1846 के समय पे
क्या कह सकते हैं, आंग्ल सिख वार हुआ था। जब आंग्ल सिख वार हुआ था, उसके बाद में जो महाराजा गुलाब सिंह जो थे, उन्होंने डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। तो डोगरा डायनेस्टी के अंतर्गत उनको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर लद्दाख का पार्ट, गिलगित बाल्टिस्तान का पार्ट और लेह वाला जो पार्ट है, और साथ में कश्मीर वाला जो पार्ट है, वो पूरा कंप्लीट 75 लाख रुपए में मिल चुका था। अब जब ये 75 लाख रुपए में मिला, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 1846 से लेके 1947 तक डोगरा वंश का वहां पर शासन रहा था। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हिंदू शासन था। अब 1925 के समय की बात है, ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह जो है वो यहाँ के शासक बने, मतलब महाराजा बने। उसके बाद में ये जम्मू कश्मीर का हम लोग इतिहास जानने की ये कोशिश करते हैं कि उसकी करीबन 3/4 जो आबादी है वो मुस्लिम थी। तो सीधी सी बात है, वहां के लोगों का पाकिस्तान के प्रति प्रेम थोड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा था। अब ये हिंदू जो राजा था, जो हिंदू राजा था, वो ये नहीं चाहता था कि हम लोग पाकिस्तान में मिले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हिंदू राजा का टिक पाना बहुत मुश्किल होता। और दूसरी बात, ये जो यहाँ के हरि सिंह थे, ये भारत में भी मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारत में लोकतंत्र आ रहा था, और लोकतंत्र आने के कारण इनको इनकी गद्दी उस समय पे नहीं मिलती। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र रखना ही स्वीकार किया था। अब इसी स्वतंत्र रखने के कारण ही आगे क्या हुआ कि इन्होंने 13 अगस्त की करीब 12 अगस्त की बात है, इन्होंने एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर साइन करवाने की बात करी थी। अब स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन करवाने की जब इनके द्वारा बात की गई, तो पाकिस्तान के द्वारा तो बोल दिया गया कि चलो ठीक है, हम लोग इस चीज को मान लेते हैं, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट को। मगर भारत ने अभी यूं बोला कि एक काम करिए, आप दिल्ली में मिलने के लिए आइए। मगर वहां के जो शासक है, उनके द्वारा दिल्ली में मिलने आने से मना कर दिया। मतलब उनको बहुत समझाने की उस समय पे कोशिश की गई थी कि आप भारत के अंदर मिल जाइए। मगर हरि सिंह जो थे, वो कहीं न कहीं पेट दर्द का बहाना बना लेते थे। मगर बाद में उनको ये नहीं पता था कि ये जो पेट दर्द है, वो सिर दर्द में बदल जाएगा। अब हुआ क्या कि उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि 27 सितंबर को आप लोग यहाँ पर देखिए कि नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था सरदार पटेल जी को। उसमें लिखा था कि कश्मीर की परिस्थिति और बिगड़ रही है। इसका मतलब मुस्लिम लीग बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रही है। शीतकाल में कश्मीर का संबंध बाकी भारत से बिल्कुल कट जाएगा। उससे पहले ही हमें कुछ कर लेना चाहिए। अब क्या हुआ, ये जो बात थी बिल्कुल सही साबित हो गई थी। 22 अक्टूबर की हम लोग बात करेंगे 1947 को। पाकिस्तान के जो कबीलाई जो थे, वो भारत के अंदर प्रवेश करना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन जो आपको यहाँ पर दिख सकता है, वहां से उन्होंने प्रवेश करना चालू करा। अब क्या इस जगह पे बात आ रही है, यहाँ पर आप लोग एग्जैक्टली इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस जगह से इन्होंने भारत के अंदर प्रवेश करना चालू करा था। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर आपको कश्मीर दिख रहा है, और ये जो जगह थी, यहाँ से इन्होंने भारत के अंदर प्रवेश करना चालू करा। बारामूला तक आए ये लोग, अलग अलग जगह पे ये लोग उस समय पे आए थे। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं उन कबीलाइयों को। पाकिस्तानी सेना के जवान कहीं कह सकते हैं हम लोग लीड कर रहे थे। उनकी मंशा थी कि कश्मीर को एक तरह से कब्जा करके पाकिस्तान के अंदर मिला देना। इसी के बाद में हरि सिंह ने क्या करा, भारत से मदद मांगी। अब यहाँ पर ये आ रहा था, जब भारत को आजाद किया जा रहा था, वो पाकिस्तान हम लोग कह सकते हैं एक नया देश बनाया जा रहा था। भारत और पाकिस्तान दोनों नए देश बनाए जा रहे थे। तो जो यहाँ की जो सेनाएं थी, उसके ऊपर नियंत्रण जो था वो ब्रिटिशर्स का था। अगर ये नियंत्रण भारत और पाकिस्तान दोनों को दे दिए जाते, तो हो सकता था कि ये लड़ाई जो है और ज्यादा बड़ी हो जाती। तो यहाँ पे ये हुआ था, जब जूनागढ़ में पाकिस्तान के द्वारा मदद मांगी गई थी, तो उस समय पे वायसराय माउंटबेटन ने मना कर दिया था। इसी के साथ में जब हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, मतलब मदद मांगी, इसका मतलब है लॉर्ड माउंटबेटन से मदद मांगी, तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो मामला है, वो कहीं न कहीं जब तक आप भारत से जुड़ नहीं जाते, तब तक आपकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये हो रहा था कि उनको जुड़ना इस समय पे ज़रूरी हो चुका था। यहाँ पे आप वीपी मेनन ने भी अपनी जो किताब है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में जो लिखते हैं, कश्मीर के तमाम इलाकों पर कबायलियों का कब्जा होता जा रहा था। 24 अक्टूबर तक तो वो श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक पहुँच गए। कबायलियों ने माहौरा पावर हाउस बंद कर दिया, जिससे जो पूरा श्रीनगर था वो अंधेरे में डूब गया। मतलब 24 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर से ये चालू हुए और 24 अक्टूबर तक ये श्रीनगर तक पहुंच चुके थे। मतलब स्थिति इतनी विकट और विकराल हो चुकी थी कि हो सकता था कि ये श्रीनगर पहुंच जाए। मतलब ये कहीं नहीं कह सकते कि बारामूला तक पहुंच चुके थे। बारामूला से करीबन 50-53 किलोमीटर दूर ही
हम लोग कह सकते हैं श्रीनगर था। मतलब ये श्रीनगर के बाहरी इलाके तक पहुँच चुके थे। उसके बाद में हरि सिंह जो थे, उन्होंने भारत से मदद माँगी, मगर बोल दिया गया उनको डायरेक्टली, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के ऊपर साइन करो, तभी जाके हम लोग आपकी आगे मदद कर पाएँगे। इसी के साथ में ये जो चीज़ हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज़ाद जो फ़ोर्स थी, वो कबीलाई जो थी और साथ में पाकिस्तानियों का उसको सपोर्ट था, वो यहाँ पे आ चुकी थी। अब ये जो हरि सिंह शुरुआत में तो यूँ समझ रहे थे कि जो आज़ाद फ़ौज है, इसको आसानी से हरा देंगे, मगर इनके जो जनरल थे, राजेंद्र सिंह, उनके द्वारा बोल दिया गया था कि हमारी सेना के अंदर मुस्लिम लोग भी हैं, मुस्लिम सैनिक भी है, हो सकता है वो पाकिस्तान की तरफ से कहीं न कहीं देखा जाए वो विद्रोह कर दे। इसका और ये बात बिल्कुल सही निकली। जब क्या हुआ था कि ये कबीलाई लोग इधर की साइड आ रहे थे, तो उधर की साइड से भी इसकी सहायता की गई थी। अब इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे थे, तो करीबन 60,000 मर्डर हो गए थे 7 दिन के अंदर ही। मतलब इतने लोगों को मार-काट दिया गया था। पाकिस्तानी सेना इतनी अंधी हो चुकी थी इस समय पे कि उनके द्वारा सभी लोगों को मार-काट कर दिया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डायरेक्टली यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मुज़फ़्फ़राबाद, यहाँ से ये लोग आए थे, उसके बाद में यहाँ पर दिख रहा है आपको उरी और उसके बाद में दिख रहा है यहाँ पर आपको बारामूला। बारामूला से करीबन हम लोग कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी पे आप लोगों को जम्मू कश्मीर दिख जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है श्रीनगर। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है श्रीनगर, यहाँ पे आपको दिख रहा है बारामूला। अब क्या हो रहा था कि श्रीनगर जब जैसे ही पहुँचने वाले थे, सत 26 तारीख को हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के ऊपर साइन हो चुके थे। उसके बाद में भारत की जो सेना थी, वो श्रीनगर में डायरेक्ट उतरी। सेना मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एयर फोर्स जो हमारी थी, वो डायरेक्टली यहाँ पर उतरे और उन लोगों को खदेड़ते हुए पीछे तक ले गए। इसमें भी अलग-अलग तरीके की कंट्रोवर्सी यहाँ पर अधिकतर आती है। हम लोग उनको भी आगे देखेंगे, मगर आप लोग देख लीजिए कि बारामूला से उनको पीछे की करते-करते हम लोग करीबन पूंछ तक आ गए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो वार था, आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल 2 महीने 5 दिन तक चला था। ये जो वार आप लोगों को दिख रहा है, 1 साल 2 महीने और 5 दिन तक। इसका मतलब है कि 31 अक्टूबर 1949 तक ये वार चला था और इसी में क्या हो गया था कि 1 जनवरी 1949 को 31 दिसंबर तक चला था ये। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास में ही रहा। हुआ क्या था कि इस समय पे नेहरू जी, हम लोग कह सकते हैं कि उनकी गलती थी या नहीं भी थी। वो उस समय पे उस मैटर को यूनाइटेड नेशन के अंदर लेके चले गए थे। अब उस चीज़ की गलती का आज तक उनको हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है और इस चीज़ को लेकर उनके ऊपर हमेशा आरोप लगाए जाते हैं। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जब चीज़ें हुई थी, उसके बाद में अमित शाह ने करीबन हम लोग कह सकते हैं हमारे तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना था कि ये जो हम लोग जीतने ही वाले थे, हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद तक पहुँचने ही वाले थे, उसके पहले ही यहाँ पर कह सकते हैं कि युद्ध विराम कर दिया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने जब युद्ध विराम करा था, तो ये आसानी से वो चीज़ यूनाइटेड नेशन में इस चीज़ को नहीं ले जाना था। पहली गलती तो ये कर दी कि युद्ध विराम कर दिया, दूसरा यूनाइटेड नेशन के अंदर इस चीज़ को लेके चले गए। ये 2 बड़ी गलतियाँ इस समय पे रही थी। मगर यहाँ पर अलग-अलग तरीके के क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि ऐसा करना उस समय पे हमारे लिए ज़रूरी भी था। आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हुआ था कि बारामूला तक जो हमारी सेना थी, वो करीबन आ चुकी थी, है ना? और उसी के साथ में ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या हो रहा था कि बारामूला तक हम लोग उनको घसीटते हुए पीछे की साइड लेके चले गए थे। मगर हमारे लिए अब क्या हो रहा था कि बोला गया था यहाँ पर बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा कि हम लोग मीरपुर सिटी और आपको यहाँ पर दिख रहा है मुज़फ़्फ़राबाद, उनको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते थे। मगर इसके कारण क्या होता है कि पूंछ और राजौरी से हमारा नियंत्रण चला जाता। मतलब हम लोग अगर ये करते कि मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर सिटी को हम लोग कोशिश करते कि इनको हथिया लें, मगर उसके कारण क्या होता है कि राजौरी और जो पूंछ है हमारे से चला जाता और इसी के साथ में हमने ये बोला कि हम लोग काम करते हैं कि कोटली पे चले जाते हैं और कोटली को हम लोग इस समय पे जीत लेते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान के हाथ में चली जाती। अब इसके कारण आगे की साइड क्या हुआ कि 1949 के टाइम पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जनवरी 1949 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद में ये देख सकते हैं कि
जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के ऊपर साइन करवाए गए। उसके अंदर ये बोला गया था कि आपका एक अलग संविधान हम लोग उस समय पे रख देंगे, जो आर्टिकल 370 बना हुआ था। इसी के साथ में बोल दिया गया था कि रक्षा, विदेश, संचार जो मामले हैं वो हमारे पास में रहेंगे, बाकी आपका जो प्रशासन चलाने का काम है वो आप ही के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। अब ये यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मामला गया था उसकी भी काफी आलोचना हुई थी, मगर उस समय पे कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ये जो मामला है उसको ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये डायरेक्टली नेहरू जी के द्वारा ये बात बोली गई थी, आवर एश्योरेंस दैट वी शैल विथड्रॉ आवर ट्रूप्स फ्रॉम कश्मीर as soon as peace and order is restored and leave the decision regarding the future of the state to the people of state is not merely a promise to your government but also the people of Kashmir and the world। मतलब इन्होंने ये डायरेक्टली बोल रखा था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यूनाइटेड नेशन के अंदर जब ये मामला गया था, तो उस समय पे क्या 3 चीज़ें बोली गई थी कि आप डायरेक्टली तत्काल जो है वो सीज़ फायर कर दीजिए। सीज़ फायर मतलब पूरा कंप्लीट सीज़ फायर की बात कर रखी थी। दूसरी ये बात कर रखी थी कि पहले पाकिस्तान की जो सेनाएँ हैं, वो पीछे हटेगी। उसके बाद में भारत की सेनाएँ हटेगी और उसके बाद में तीसरे नंबर पे ये बात कर रखी थी कि यहाँ पर एक रेफरेंडम, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जनमत संग्रह कराया जाएगा। उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि भारत मतलब जम्मू कश्मीर जो है वो भारत, वहाँ की जनता है, भारत के साथ में रहना चाहती है कि पाकिस्तान के साथ में रहना चाहती है। अब इसमें जो शर्त जो जोड़ दी गई थी कि पहले पाकिस्तान की सेना हटेगी, उसके बाद में भारत की सेना हटेगी। तो पाकिस्तान की सेना उस जगह से नहीं हटी, इसका मतलब है रेफरेंडम जो है वो कहीं से कहीं तक नहीं होना था। अब जो जिन्ना जो थे वो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर दिमाग में बैठा हुआ था कि रेफरेंडम होगा, तो हमें क्या रहेगा कि कश्मीर मिल जाएगा। मगर हमने डायरेक्टली बोल दिया कि आप आपकी जो सेना है उसको पीछे हटाओ, उसी के बाद में हमारी सेना हटेगी। तो ये सब चीज़ें हो नहीं पाई। अब आरोप इस तरह के भी लगते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यूनाइटेड नेशन में मामला गया और साथ में कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सेना पीओके उस समय पे बन गया। अब इसका भी कहा जाता है इस चीज़ को लेकर, अगर ये यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं जाता, तो पाकिस्तान डायरेक्टली ये बोल देता कि कबीलाई लोगों के द्वारा ये आक्रमण किया गया था। मगर हमने डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन के अंदर ये चीज़ बोली थी कि ये जो किया गया था, मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये डायरेक्टली ये बोला गया था कि ये जो यूनाइटेड नेशन के अंदर चीज़ गई थी, उससे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो हमला किया था, वो दुनिया ने देखा। वो दुनिया के सामने जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया हमला है, वो उजागर हो चुका था। अब इसके बाद में क्या-क्या चीज़ हो गई थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कश्मीर जो है, वो भारत का एक हिस्सा बन चुका था और इसी के साथ में आप लोग प्लेबिसाइड जो हुआ था, वो भी कंप्लीट हो चुका था। यूनाइटेड नेशन का पूरा कंप्लीट आ चुका था। अब इसके बाद में क्या हुआ था कि पाकिस्तान की सेना उसी जगह पे रह गई थी। इसके बाद में जो जगह इनके द्वारा घेरी गई थी, वो उसको बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और एक लाइन खींच दी गई थी। उस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पीओके का गठन जो है, ये हम लोग कह सकते हैं कि कश्मीर का भारत में मिलना, ये कहीं न कहीं एक रोमांचकारी भी कह सकते हैं और कहीं न कहीं इसका भारत सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी था उस समय पे इसका भारत के अंदर जुड़ना। अब इसी के साथ में 1962 का जब युद्ध होता है, तो यहाँ पर चाइना के द्वारा अक्साई चीन का कब्जा कर लिया जाता है और साथ में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस समय बन जाती है। अब पाकिस्तान इतना चालाक है कि उसने क्या करा, ये जो यहाँ पर दिख रही शक्शगाम वैली जो है, वो 1963 के टाइम पे चाइना को दे दी कि भारत कहीं न कहीं इस जगह पे हमला ना कर दे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पीओके इस तरह से बना। अब अभी फिलहाल में पीओके के अंदर भी आवाज़ उठाई जा रही है भारत से मिलने को लेकर। हम लोग इस चीज़ को आगे आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।